हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड की बनती है. इट इज़ अ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो during a period in accounting year from operating, investing and financing activities. हमने कहा operating activities, the core activities relating to business, investing activities in relation to assets, sale purchase of assets and any income derived therefrom, and financing activity relates to all the sources of business finance and raising, redemption, repayment and cost. ठीक है. अब हम वन बाय वन कर रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज द मेजर पार्ट. जो तीनों एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं उन तीनों एक्टिविटीज़ का दिस इज़ द मेजर पार्ट. इसी में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आती हैं, इसी में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आती हैं. इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बिल्कुल बच्चे बच्चे से हैं, मेजर यही है. तो अगर कभी कोई कहता है कि कैश फ्लो में मैच नहीं होती या कैश फ्लो में हम अटक जाते हैं, तो ओनली दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पे हम अटक सकते हैं. इसीलिए इसके लिए मैंने क्लास आपकी लंबी क्लास रखी है ताकि ये एक ही स्ट्रेच में हो, क्योंकि इसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. ये टॉपिक ऐसा है कि हम इसको आधा आधा करके नहीं कर सकते और एक साथ करने के लिए वी नीड टाइम. ना तुम इसके आधा आधा करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो. मतलब क्या होता है ना, जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में किया, हमने कहा इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्लासिफिकेशन किया, तो हमारे पास उसके 15 क्वेश्चंस थे कि चलो तुम ये कर लेना. बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं प्रैक्टिस के लिए. तो वो हमारी क्लास के बाद करने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं. दिस इज़ द मेजर रीज़न कि हमने अपनी क्लास को इतना लेंदी आज क्यों रखा है. ठीक है, क्योंकि तुम सबको ये लग रहा होगा कि इतनी लंबी क्लास हम क्यों कर रहे हैं नए चैप्टर की. तो दिस इज़ द ओनली रीज़न. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, पहले तो हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है. नेट प्रॉफिट इज जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ना. बैलेंस शीट तुम्हें 2 साल की गिवन होगी. तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कैसे गिवन होंगे, या तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी 2 ईयर्स की, या तुम्हें 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन होगी और फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. ठीक है, तो उसमें से नेट प्रॉफिट हमने लिया. नेट प्रॉफिट की फिगर कैसे आएगी, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका करंट ईयर का बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर का बैलेंस, मतलब हम कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस. ये आ गई. ठीक है, अब इसमें हमें 3 आइटम्स ऐड करनी है. कौन सी 3 आइटम्स ऐड करनी है, एक हमें करना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व मतलब पिछले साल अगर 10,000 का रिज़र्व था, इस साल अगर 12,000 हो गया तो 2,000 हमने ट्रांसफ़र किया. मतलब जनरल रिज़र्व का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. ठीक है, पहली आइटम ये हो गई जनरल रिज़र्व. दूसरी आइटम प्रोविज़न फॉर टैक्स. प्रोविज़न फॉर टैक्स में करंट ईयर का बैलेंस हम यहाँ ऐड कर देंगे. ठीक है, कब, व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन. अगर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इन दैट केस प्रोविजन फॉर टैक्स का जो करंट ईयर का बैलेंस है दैट इज टू बी एडेड. ओके, क्लियर. थर्ड आइटम डिविडेंड. डिविडेंड में हमारे पास एक है प्रेफरेंस डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे है, प्रेफरेंस डिविडेंड. एक है इक्विटी डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है. ये हमेशा कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस. जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है यानी कि जो हमारा करंट ईयर का बैलेंस है उस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. क्यों? क्योंकि वी ऑलवेज एज्यूम एनी इशू
और रिडेम्पशन, मतलब अगर हमने कोई भी शेयर्स का इशू किया है, फ्रेश इशू किया है, या हमने रिडीम किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो एनी इशू और रिडेम्पशन टेकन प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि हमने जो भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया है, दैट चेंज हैज़ टेकन प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे पास जो पूरे साल का बैलेंस रहा वो कौन सा बैलेंस रहा? जो ओपनिंग बैलेंस था। तो इसीलिए कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, आई एम सॉरी, कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पूरे साल जो बैलेंस शीट में अपीयर रहा वो ओपनिंग बैलेंस ही रहा, हमने ईयर एंड पे आके चेंजेस किए हैं, जो भी चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो ये एजम्पशन लेके चलते हैं अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो, राइट? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? मैं ये पॉइंट ये कह रही हूँ कि अगर हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने ईयर एंड पे किया है, साल के आखिर में 31 मार्च को, करंट ईयर में, जो हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है तब किया है हमने, ठीक है ना? ये मतलब है। गॉट दिस पॉइंट क्लियर? एक और डिविडेंड हमें गिवन होता है, इंटरिम डिविडेंड, जिसे हम कैश डिविडेंड भी कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट, ये हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होता है। इंटरिम, क्योंकि ये दोनों तो हमारे प्रपोज डिविडेंड हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड क्या हो रहा है कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक क्वार्टर के बाद या हाफ ईयरली के बाद हमें पता लगा कि ओ हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम डिविडेंड पे कर दें अपने शेयर होल्डर्स को, इंटरिम, बीच में। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैश डिविडेंड, बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड। इसके लिए हम कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं लेते, ठीक है। तो ये इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइन। तो हमें डिविडेंड की ही इसमें मेजर एडजस्टमेंट है, बाकी तो बहुत डायरेक्ट ही है, कोई ऐसी इशू नहीं है। ये हमने ऐड किया और हमें यहाँ मिल गया प्रॉफिट, लिखते हैं हम इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी अभी आएंगी, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को भी हम बाद में कंसिडर करेंगे। फिलहाल दिस इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये फिगर जो हमारी आएगी, ये हमारा वर्किंग नोट्स का पार्ट होता है, बट इम्पॉर्टेंट होता है, पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स है ये, जो हम पहले ही कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन आंसर स्टार्ट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो ये वाली फिगर है। यहाँ से हमारा मेन सोल्यूशन स्टार्ट होता है, ये हमारा मेन सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा मेन सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग expenses and non-cash charges। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश चार्जेस वो ऐड कर देने हैं। नॉन कैश चार्जेस में एक ही आइटम आती है, डेप्रिसिएशन। तुमने जब रेशोज किया तो हमने देखा कि डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जबकि यहाँ पर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं ना। अब हम, याद है हमने कल किया था इनडायरेक्ट मेथड में नीचे से ऊपर आना है, तो रिवर्स करना है, तो अब एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड एंड नॉन कैश चार्जेस में डेप्रिसिएशन ही है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या किया था, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हो, फाइनेंस कॉस्ट हो यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। और इसमें हमने लेस कर दिया नॉन
ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी थी? रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सब हमारी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये करने के बाद हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कल वाले नोट्स ओपन करके देखोगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया हमें, रिवर्स में चल रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट किए बिना, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐड क्यों होंगी? करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, यानी कि वो कैश क्या हो रहा है उससे? हमारा कैश हमने पेमेंट नहीं की। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कैश आ रहा है तो हमने ऐड कर दिया। फिर लेस, ये हमने ऐड किया, ये हमने ऐड किया, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब हमने पेमेंट की है ना, यही मतलब हुआ ना। एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब हमने परचेज किए हैं तो हमारे कैश कम हो रहा है। ये दो आइटम हमने माइनस कर दी और ये माइनस करके हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसमें से हमने लेस किया टैक्स पेड, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो हमने करंट ईयर का टैक्स यहाँ लिया और प्रीवियस ईयर का यहाँ लिया, माइनस किया, ये आ गया नेट कैश। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमने क्या किया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ, उसमें से टैक्स पेड माइनस कर दिया। जो करंट ईयर का टैक्स था वो यहाँ पे ऐड किया था, ये प्रीवियस ईयर का टैक्स माइनस कर दिया, तो द फाइनल आंसर इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये पूरा एक स्टेप है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन में, हमेशा क्वेश्चन में पहले पढ़ लो, क्वेश्चन में पढ़ के पेंसिल से मार्क कर लो इनिशियली कुछ टाइम तक, जब तक तुम्हें लर्न नहीं हो जाता फॉर्मेट, तो बेस्ट वे इज़ कि उसमें मार्क कर लो। क्योंकि देखो एडलेस हो रहा है, लेकिन दिस सीक्वेंस हैज़ टू बी फॉलोड। जो बच्चे एक मेजर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, एडलेस ही तो हो रहा है, लाइन से एडलेस कर दिया विदाउट एनी सीक्वेंस, आंसर भी आ गया, खुश भी हो गए, मार्क्स मिलेंगे 0। क्योंकि आप ICAI की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बड़ी मेहनत करके ICAI के मेंबर्स ने AS3 रिवाइज्ड बनाया है और आप अपनी अक्ल लगा रहे हो। आप उनके उस रिवाइज्ड फिगर की वैल्यू वही नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से आपने एडलेस कर दिया। तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि हम ये फॉर्मेट दे रहे हैं कि ये पहले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, ये ऐसे ही होगा। हाँ, इसमें अगर कोई आइटम नहीं है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मेट फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो स्किप दिस एलिमेंट। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स नहीं है, स्किप दिस एलिमेंट, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें और क्या बातें ध्यान रखनी है, जैसे करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि वो हम बाद में कंसिडर करने वाले हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, चाहे वो करंट लायबिलिटी है।
बिकॉज दैट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. हमने लोन रेज किया है, लोन को रीपे किया है. समझ रहे हो? कोई भी करंट मैच्योरिटीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड. ठीक है, ये पॉइंट्स मैं भी लिखवा दूंगी, तुम पहले ही सारा नोट डाउन करो, फिर मैं लिखवाती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे. हाँ, पॉइंट्स लिख लो. पहला पॉइंट लिखो, current assets do not include cash and cash equivalents. Current assets do not include cash and cash equivalents. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, current liabilities do not include current liabilities do not include bank overdraft and current maturities of long term debt. Because of long term debt, because they are included in financing activities. एक सेकेंड. Because they are included in financing. ठीक है, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी. कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, अब हम आते हैं एक एक आइटम के ट्रीटमेंट पे. प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ, उसके बाद उन अकाउंट्स का ऑडिट हुआ, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग हुई, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि ये इतना हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और फिर बाद में वो प्रोसेस होता है. तो इट टेक्स टाइम. ठीक है, तो अगर हमें प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही रेयर होगा, रेयर टू रेयरेस्ट, बट अगर फॉर बाय चांस बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो उस केस में करंट ईयर का तो नेट प्रॉफिट में प्लस कर दो, और प्रीवियस ईयर का पेड मान के फाइनेंसिंग में माइनस कर दो. सिंपल. ठीक है, लेकिन अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, जो कि यही होता है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही गिवन होता है ये. इसमें एक केस ये हो सकता है कि तुम्हें करंट ईयर का दिया हो और प्रीवियस ईयर का दिया हो. ठीक है, कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड दिया और प्रीवियस ईयर का दिया है, तो करंट ईयर का इग्नोर, कुछ नहीं करना, उसको टोटल इग्नोर कर देना है, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं करना, मतलब ही नहीं उससे हमें. जो प्रीवियस ईयर का है वो नेट प्रॉफिट में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस. ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का है. केस 2, करंट ईयर का भी दिया है, प्रीवियस ईयर का भी दिया है, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का भी दिया है. मतलब अगर हमारा करंट ईयर 2025-26 है, तो प्रीवियस ईयर 2024-25, ये 2023-24, 3 साल का दिया हुआ है हमें. समझे? तो हम क्या करेंगे, अगेन करंट ईयर का इग्नोर, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट में प्लस, और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का फाइनेंसिंग में माइनस एज पेड. ठीक है,
ये सारे ट्रीटमेंट्स हमें कैसे याद रहेंगे? अभी तो हमारी शुरुआत है चैप्टर की, अभी तो आगे बहुत सारी कहानी बची है। कैसे रहेंगे? प्रैक्टिस। अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर तुम अगर उठा के अपना अभी तक का भी देखो तो तुम्हें कोई चैप्टर, अगर शेयर्स का भी एग्जाम्पल लें, शेयर्स शुरू में लगा तो इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेंगी? प्रैक्टिस करते करते याद रहनी शुरू हो गई। रेशियोज जब हमने किया तब लगा कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते याद होने शुरू हो गए। शुरू में कुछ फॉर्मूले गलत लगाते, कुछ पीछे से देखते, धीरे धीरे होने शुरू हो गया कि आप अब कम फॉर्मूले पीछे से देखते हो, कम गलत लगा रहे हो। इवन पार्टनरशिप में भी शुरू में नहीं याद रहता था कि इसको कहाँ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते एंड तक आते आते याद रहना शुरू हो गई चीज़ें। तो प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। ठीक है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, कुछ लर्निंग करने मत बैठना। कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं, हम बैठ के ना पूरा फॉर्मेट रट लेते हैं। भाई अकाउंट्स नहीं रट सकते, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट रट नहीं सकते हो, इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स भी। प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो जितने कर सकते हो। तो ये हमारा प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट हो गया। कोई डाउट? देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर दिया हो, ये क्लियर हो गया? अच्छा देखो, प्रपोज डिविडेंड में हमें बैलेंस शीट गिवन है। अगर तो बैलेंस शीट में गिवन है तो हम करंट ईयर का नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर का पेड कर देंगे। दैट्स इट। ये हमें बहुत ही रेयर है कि आपसे गिवन होगा, बहुत ही रेयर है। 99% टाइम यही करना होता है फॉलो। अब इसमें क्या है, केस वन में आपको दो फिगर्स गिवन है, एक करंट ईयर की और एक प्रीवियस ईयर की। ठीक है, यानी कि अगर करंट ईयर 2025-26 है और प्रीवियस ईयर 2024-25 है, तो जो करंट ईयर का होगा उसे इग्नोर करना है, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट में प्लस करना है और फाइनेंसिंग में माइनस करना है, ये मान के कि ये पेड है। ठीक है, अगर हमें करंट ईयर भी दिया है, प्रीवियस ईयर भी दिया है और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर भी दिया है, तीनों फिगर्स गिवन है, तब भी करंट ईयर यहाँ पे भी इग्नोर करना है, यहाँ पे भी इग्नोर करना है। करंट ईयर तो हमेशा इग्नोर करना है। अब करना क्या है, प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट में प्लस और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? श्रेयांश पक्का क्लियर? आगे बढ़ूं। सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स में हमने क्या कहा, व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर का पेड लेके चलते हैं और ऑपरेटिंग में एंड में जाके माइनस कर देते हैं, और करंट ईयर का ड्यू लेके चलते हैं और नेट प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। यही अभी हमने किया ना, फॉर्मेट बनाया जब, यही किया। एनी रिफंड is deducted from both the figures। कोई भी रिफंड होगा तो वो दोनों फिगर्स में से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात? बात ये है कि व्हेन एडजस्टमेंट इज गिवन, अगर हमें एडजस्टमेंट गिवन है तब क्या करेंगे, तब हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ये बैलेंस बीडी, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस हो गया, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, यानी कि करंट ईयर का बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। ये दो फिगर्स तो गिवन ही है ना तुम्हें, ये दो फिगर्स तो गिवन ही है। अब टू बैंक
टैक्स पेड और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट प्रोविजन मेड। ठीक है, हमें इन दो में से, ये जो दो फिगर्स हैं, इन दो फिगर्स में से एक फिगर गिवन होगी और दूसरी बैलेंसिंग आएगी, यही एडजस्टमेंट होगी, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं आने वाली। भाई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो बैलेंस शीट में होंगे ही होंगे, इन दो फिगर्स में से एक एडजस्टमेंट में गिवन होगी एंड अनदर विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ओके, वन इज गिवन टू यू इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनदर विल बी द बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट। हाँ, वो बैलेंस शीट नहीं थी, बैलेंस ये तो हमें करंट ईयर का बैलेंस गिवन है ना बैलेंस शीट में। नो एडजस्टमेंट गिवन तो सिंपल है ना, जो प्रीवियस ईयर का है वो पेड हो गया, जो ऑपरेटिंग में तुमने एंड में फॉर्मेट में माइनस लिखा है टैक्स पेड, और जो करंट ईयर का वो ड्यू हो गया, जो नेट प्रॉफिट में प्लस हो गया, बस। ये इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भी आपको इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा, तो 4 फिगर्स हैं, 2 ऑलरेडी गिवन इन बैलेंस शीट, इन द रिमेनिंग 2 1 इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनदर विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ट्रीटमेंट क्या होगा, जो ये है इसे ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे क्योंकि ये पेड है, और जो प्रोविजन मेड है तो ये नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? आया, क्लियर हुआ? नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 28, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ यमुना लिमिटेड। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स दिए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, ट्रेड पेबल, रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। Illustration 28, calculation of cash flow from operating activities। ठीक है, हमने यहाँ लिखे पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखा रुपीस। ठीक है, अब हमें अपने फॉर्मेट पे फोकस करना है। हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, हमें प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,50,000, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000। यानी कि जो हमारी इनिशियल स्टेज है वो रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, वो सब हमें नहीं करनी, बिकॉज वो सब होने के बाद ही हमें ये मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें ये ऑलरेडी गिवन है, तो हमें पहले के वो स्टेप्स हमारे मिस हो गए, छोड़ दोगे। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, देखो एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, अदर एक्सपेंसेस हैं। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट इज मेंशन्ड, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ऐड एक ही आइटम करनी है, डेप्रिसिएशन। कितना है, 25। ये करके हमें मिल गया 175। ये क्या मिल गया हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट मिल गया। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करना होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। हमने एक बार पूरी हेडिंग लिख दी, अब हम सिंपली इसको लिखना शुरू करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। देखो लायबिलिटीज़ हमारे पास दो ही हैं, ट्रेड पेएबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों इंक्रीज हो रही हैं, तो हम लिखेंगे इंक्रीज
इन ट्रेड पेबल्स कितना है, कितने से इंक्रीज हो रही है? कितना? 15,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब असेट्स में देख लो, असेट्स भी दो ही हैं हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो डिक्रीज तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। नेक्स्ट, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स, एक ही है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 5,000। हम ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं जिससे कि ब्रैकेट में डालने से हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, हमें पता रहता है कि ये आइटम हमें माइनस करनी है। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ लेस लिखा है तो यहाँ ब्रैकेट डालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फ्लो में अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते आप सब कुछ ऐड कर देते हो, सब कुछ सही होने के बावजूद भी मार्क्स कट जाते हैं। तो अब यहाँ पे कर लो कैलकुलेशन, 175, 80, 90, 220 और 220 में से 2 माइनस कर दिया तो 218, यही आंसर है। डबल लाइन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब बाकी क्वेश्चंस ट्राई करोगे? ठीक है, मैं आगे का कॉन्सेप्ट करवा देती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करवाने से पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बता देती हूँ। इन्वेस्टिंग बताना ज़रूरी है, तो पहले इन्वेस्टिंग बता देती हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में हमने क्या कहा? परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स या इन्वेस्टमेंट। कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी एसेट्स आ रही हैं, हम ये देखेंगे हमारा कैश जा रहा है। तो परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये हमने माइनस कर दिया, कैश जा रहा है। सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, वो प्लस में आएगा। अब ये सेल वेदर एट प्रॉफिट और लॉस, इट डज नॉट मैटर, इट इज इमटेरियल। बात ये है कि हमने सेल की, सेल करके पैसा आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, अगर प्रॉफिट पे सेल किया है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऊपर ऑपरेटिंग में माइनस हो रही है। अगर लॉस पे सेल किया है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग में प्लस हो रही है। आई रिपीट, सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो प्रॉफिट पे हो चाहे लॉस पे हो, हम प्लस ही करेंगे क्योंकि कैश तो आ ही रहा है। ठीक है, परचेज हमेशा माइनस ही होगी क्योंकि हमें कैश आउटफ्लो हो रहा है। सेल
अगर प्रॉफिट पे हो रही है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स हम माइनस कर रहे हैं ऑपरेटिंग में ऊपर। ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हम ऐड कर रहे हैं ऑपरेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट, ये अगर रिसीव्ड हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे। डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट अगर रिसीव्ड हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। हाँ, उसमें सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं कर रहे, वही तो कह रही हूँ, कुछ नहीं करना। हमें प्रॉफिट और लॉस से हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। ये बहुत ही इमटेरियल है कि हमने सेल प्रॉफिट पे की, लॉस पे की। सेल करके जितना पैसा आ रहा है वो यहाँ प्लस हो जाना है, सिंपल, ठीक है। ये रिसीव हो गया, ये हमारे पास बी आ गया। ऑपरेटिंग हमारा ए था, इन्वेस्टिंग हमारा बी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब पिछले साल कुछ बैलेंस था, इस साल इंक्रीज हो गया बैलेंस, तो वो परचेज हो गया। परचेज हो गया तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो गया, सिंपल। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। बिल्डिंग पिछले साल 5 लाख की थी, इस साल बिल्डिंग 8 लाख की हो गई, 3 लाख से हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक है। अगर डिक्रीज हो गया तो सेल हो गई, जो कि इन्वेस्टिंग में प्लस हो गया। बट अगर डिक्रीज विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट हो रहा है तो दैट इज डेप्रिसिएशन विच इज एडेड इन ऑपरेटिंग। अब इस स्मॉल अमाउंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो या तो क्वेश्चन में लिखा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, कि भाई ये डेप्रिसिएशन है या सेल है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, दैट इज़ अ वेरी रेयर चांस, बट वो रेयर चांस अगर तुम्हारे केस में हो गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर बाय चांस कुछ भी मेंशन नहीं है तो 10-20% तक तो डेप्रिसिएशन ले लेना। मान लो 5 लाख की एसेट है, 20% डिक्लाइन हो गई, यानी कि 1 लाख, 4 लाख हो गई तो डेप्रिसिएशन ले लिया। अगर वो 3 लाख हो गई तो सेल ले ली और नोट लिख दिया। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो पढ़ते समय समझ में आ जाएगा, रीडिंग टाइम में ये चीज़ को मार्क कर लेना और ऊपर स्टार्ट करने से पहले ही नोट लिख दिया। As no information is given in the question, it is assumed that decrease in this asset is treated as depreciation या decrease in this asset is treated as sale। और ये बात का ध्यान रखना, land is never depreciated। land 10% भी कम होगी तो सेल ही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। ये सारा ट्रीटमेंट तब है when no adjustment is given। अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो ऐसा होगा, अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो नोट इट डाउन, फिर मैं इसकी एडजस्टमेंट बता देती हूँ। अब आती है कहानी कि व्हेन एडजस्टमेंट इज गिवन, अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो अगेन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स था उसका अकाउंट बनाना पड़ा, वैसे ही हम अकाउंट बनाएंगे। कैसे? 2 तरीके हैं। इफ फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर्ड एट बुक वैल्यू और एट कॉस्ट। फिक्स एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे बन रहा है, बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यानी कि हमने बनाया फिक्स एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस बीडी, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस होता है ना, बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा डेप्रिसिएशन में, जो तुमने फिक्स एसेट अकाउंट बनाना सीखा था,
वो कैसे, परचेजेज होंगे तो डेबिट में आएगा। बैंक अकाउंट, अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या वेंडर अगर क्रेडिट पे लिया है तो भाई असेट परचेज किस पे कर सकते हो, जब असेट परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे, या उधार पे लोगे, या इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे, या डिबेंचर्स इशू करोगे। तो ये जितने भी हैं इनमें तो नो फ्लो है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम लिख ज़रूर देंगे यहाँ पे बट इसका कैश फ्लो से तो कोई लेना देना नहीं रहा ना, नो फ्लो हो गया। बैंक अकाउंट है तो ये हमारा इन्वेस्टिंग में, ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो गया क्योंकि पैसा जा रहा है, ठीक है। अब बाय बैंक अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये तो सारा परचेजेस हो गया। अगर सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग में प्लस। अगर लॉस पे सेल किया तो लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट पे सेल किया तो गेन ऑन सेल, और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L depreciation charged during the year, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आ गया, ठीक है। तो कोई भी असेट की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो रही है, सेल, लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन। इंक्रीज किससे हो रही है, जब हम परचेज कर रहे हैं और हम गेन ऑन सेल है। यही टोटल फिगर्स हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो डालते चले जाओ और फिर दूसरी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। सिंपल। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर लॉस ऑन सेल है तो गेन ऑन सेल नहीं हो सकता, अगर गेन ऑन सेल है तो लॉस ऑन सेल नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी कैश फ्लो में प्लेसिंग कैसे होगी, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस, ये इन्वेस्टिंग में प्लस, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑपरेटिंग में प्लस। तो इफ़ यू नोटिस क्रेडिट साइड की सारी आइटम प्लस में जा रही हैं, इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में प्लस। यहाँ पे इन्वेस्टिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में माइनस, यहाँ माइनस में जा रही हैं, ठीक है। तो यानी कि इन्वेस्टिंग में कुछ भी अगर इंक्रीज होगा तो माइनस होगा क्योंकि कैश तो जा रहा है ना भाई। अगर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता तो डेप्रिसिएशन तो नहीं आता, बाकी सारी आइटम आती। अगर ये अकाउंट फिक्स एसेट्स यानी कि टैंजिबल एसेट्स की जगह अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही तो मिसिंग होता, समझे, क्लियर हुआ। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। हाँ हाँ वही मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो गया, बोलो बोलो। इन्वेस्टमेंट माइनस हो गया लेकिन वहाँ पे नीचे नो फ्लो लिखा है। मैंने कहाँ लिखा नो फ्लो, बैंक के आगे लिखा, उनके आगे, उनमें नो फ्लो लिखा है, सिर्फ इनके आगे क्योंकि इसमें तो कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही ना, तो होगी, तो बैंक के आगे तो लिखा है ना। उसने सोचा मैं अपनी रस्म तो पूरी कर ही लूँ। अब अगर हम एट कॉस्ट बना रहे हैं तो फिक्स एसेट्स अकाउंट तो बनेगा ही, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या हम कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टू बैलेंस BD पूरा एज इट इज, टू बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम आ जाएगा, मैं बस यहाँ लिखने का तरीका बदल रही हूँ। टू डिवेंचर्स, टू वेंडर, टू गेन ऑन सेल,
क्योंकि एक्चुअली में तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, अगर इस तरह से है तो ऐसे ऑब्लिक डाल के तो लिख नहीं सकते, वो तो समझाने के लिए लिख दिया। इन सब में नो फ्लो, ये इन्वेस्टिंग में माइनस और ये ऑपरेटिंग में माइनस आ गया। डेबिट साइड में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिट में बाय बैंक, सेल, इन्वेस्टिंग में प्लस, बाय लॉस ऑन सेल, ऑपरेटिंग में प्लस। सिर्फ फिगर चेंज होगी तो कौन सी होगी, ये भी बैलेंस सीडी, एक फिगर चेंज होगी। जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर की जगह हम यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स सोल्ड, जो हम असेट सोल्ड कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन। क्योंकि व्हेन वी प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देन टोटल डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन एसेट अकाउंट एट वन टाइम इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एवरी ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हम एसेट अकाउंट में। व्हेन वी प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन दिस अकाउंट एंड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल इट इज चार्ज इन एसेट अकाउंट। यहाँ आ जाते हैं बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ये वाली फिगर यहाँ आ गई। टू फिक्स एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड और बाय, ये जो फिगर थी डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली, कौन सी, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो यानी कि ऑपरेटिंग में ये वाली फिगर प्लस होगी, यहाँ पे ये वाली जो फिगर प्लस थी वो ये आ गई यहाँ। सबकी प्लेसिंग सेम है, प्लेसिंग में कोई चेंज नहीं आया। ये फिगर यहाँ आ गई तो दो जगह आ गई, तो बाकी सारी फिगर हमारी कैश फ्लो में चले जाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला फॉर्म यूज़ करना है कि ये यूज़ करना है? आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा ही होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एट कॉस्ट, नेट, ऐसे करके लिखा होगा, बुक वैल्यू, ये सब टर्म लिखी होंगी। तुम्हें प्रैक्टिस से अपने आप पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब समझ में आया कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग आपस में रिलेटेड है। जब हम ये वाले अकाउंट्स बना रहे हैं तो इसमें ऑपरेटिंग की भी फिगर आ रही है और इन्वेस्टिंग की भी फिगर्स आ रही हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग रिलेटेड है। ऐसे ही जब हम फाइनेंसिंग करेंगे तो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग भी रिलेटेड होंगे। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारे एक्टिविटीज एक दूसरे से रिलेट होना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, अभी इतना समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।